हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टूडेंट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे बीए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका पेपर हिंदी है। और आज की क्लास में कुछ नया प्रश्न सीखने को मिला जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि आज हम सॉल्व करवाएंगे मॉडल पेपर। दोस्तों बने रहे वीडियो के अंदर, क्योंकि आज की क्लास में हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं और बहुत ही बढ़िया और लाजवाब क्लास होगी। तो दोस्तों एक एक प्रश्न आपको बताएंगे, अच्छे से तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में नए सीखने को मिलेगा। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाइए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो दोस्तों आज की क्लास में चलिए चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ कि मॉडल पेपर में कैसा प्रश्न आएगा और किस तरीके से हमें तैयारी करना है। तो कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगे आज की क्लास में, हम लोग नए सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा। इसमें आपका दिया जाएगा बीए थर्ड ईयर हिंदी। प्रश्न पत्र आपका होगा कि हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। खंड आ से सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। पहले का फर्स्ट दिया गया कि भाषा के प्रमुख तत्व अथवा अंक कौन कौन से हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें आपको लिखना होगा कि भाषा के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इसके अंक कौन कौन से हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और लाभदायक प्रश्न होगा आपका। इसमें लिखेंगे आप लोग कि भाषा के जो प्रमुख तत्व हैं और इसके अंग हैं कौन कौन से। फर्स्ट नंबर में आपका आएगा ध्वनि, सेकंड नंबर आपका आता है रूप, थर्ड नंबर आता है वाक्य और फोर्थ नंबर आता है अर्थ। तो ये भाई जो भाषा है इसके जो प्रमुख तत्व हैं वो ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ लेके चलता है। तो तब जाके आपकी भाषा कंप्लीट होती है। तो इसके आपको प्रमुख तत्व और अंग माने गए हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है सेकंड प्रश्न कि भाषा का व्युत्पत्तिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो भाषा है उसका जो व्युत्पत्तिक अर्थ है वो कौन सा है। इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि भाषा शब्द जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष, जिसे हम कहते हैं धातु, से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति या वाणी, यानी कि जिसे कहते हैं हम भाष व्यक्तायम वाच। इससे सुस्पष्ट है कि भाषा शब्द का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से उच्चारित वर्णी से के लिए किया जाता है। तो ये होता है भाषा का व्युत्पत्तिक अर्थ। थर्ड नंबर आता है कि हिंदी शब्द का व्युत्पत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के मानदंड विवादास्पद प्राचीन परंपरा के सनातनी हिंदुओं का विश्वास है। हिंद शब्द यानी कि हीन धन दा के संयोग से बना है। हीन का मतलब हीन का तात्पर्य है कि हीनता, और दा का मतलब होता है दलन करने वाला। यानी इस प्रकार का अर्थ होता है हीनता का दलन करने वाला। यानी कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है कि हिंदी या भारतीय यानी कि व्यापक रूप से हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू और उनके द्वारा व्यवहृत भाषा को हिंदी नाम का दिया जाता है, यानी कि दिया गया है। तो ये हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और इसमें अपने विचार इस तरीके से थे। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देवनागरी लिपि की जो प्रमुख विशेषता है वो निम्नलिखित रूप से है। कौन कौन से है। फर्स्ट नंबर में आता है कि वर्णमाला का व्यवस्थापित वर्गीकरण। सेकंड नंबर में आता है कि एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग, यानी मतलब कि वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण होना चाहिए, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का उपयोग होना चाहिए। और थर्ड नंबर में आता है कि मात्राओं का प्रयोग सुपाठ्य एवं नमनीय लिपि में होना चाहिए। किसमें मात्राओं का प्रयोग होना चाहिए, सुपाठ्य होना चाहिए और नमनीय लिपि में होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका देवनागरी लिपि के विशेषताएं हैं। उसके बाद फिर आपका आता है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। इसमें लिखेंगे आप लोग तत्सम शब्द में पांचवा प्रश्न है 5 नंबर कि तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। तत् धन सम, इसका अर्थ होता है तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, यानी कि टोटल बात करें तो हम उसके समान, यानी अर्थात संस्कृत में प्रयुक्त रूप के समान। संस्कृत में प्रयुक्त जब कोई शब्द अविकृत रूप में ज्यों के त्यों रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है तब वह तत्सम कहा जाता है। तो तत्सम का आपको समझ में आएगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। फिर आता है 6 नंबर प्रश्न कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों और उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए।
अब इसमें लिखेंगे रीत काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। फर्स्ट नंबर में आते हैं केशवदास जी। केशवदास जी की रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, वर्णन, छंदमाला और रामचंद्रिका। सेकंड नंबर में आते हैं चिंतामणि त्रिपाठी जी। इनकी रचना है कि कविकुल कल्पतरु और पिंगल। थर्ड नंबर में आते हैं सेनापति जो काव्य कल्पद्रुम है। फोर्थ नंबर में आते हैं मतीराम जी की ललित ललाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ललित ललाम, मतीराम सतसई और रसराज। 5 नंबर में आते हैं भूषण जी का है शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक। 6 नंबर में आपको आते हैं बिहारी जी, जो बिहारी जी की बिहारी सतसई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं 7 नंबर आचार्य देव जो हैं शब्द रसायन और भाव विलास। 8 नंबर में आते हैं घनानंद जी का है सुजान सागर, सुजान रागमाला, प्रेम सरोवर इत्यादि। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट बोधा जी का विरह, बारिश और इसमें, ये सारे आपको रीत काल के कवि हैं। फिर आते हैं 10 नंबर जाएगी भिखारी दास, ये रस सारांश काव्य निर्णय। तो ये रीत काल के प्रमुख कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं। अगर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि रीत काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए, तो 2 आपको केशवदास चिंतामणि हो गए, या मतीराम बिहारी जी हो गए, या फिर आपको जो भी हैं भूषण जी हो गए और घनानंद जी हो गए, या उनकी 2 रचनाएं के नाम लिख दिए। कवि प्रिया हो गई आपके, उसके बाद फिर ललित ललाम हो गया, सुजान सागर हो गया, उसके बाद फिर बिहारी सतसई हो गया। ये सारे आपको रीत काल के कवि और इनकी रचनाएं आपको मिलेंगी। उसके बाद फिर आपका आता है कि रीतकालीन कविता की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें लिखेंगे आप लोग कि रीतकालीन की कविता का जो विषय वस्तु है क्या है, उसके बारे में लिखना होगा। इसमें लिखेंगे इस काल के अधिकतर जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार परक रही हैं। इस काल में जो अन्य रचनाएं हुई हैं जिनमें आराध्य के प्रति कवियों की भावनाएं मुखर हुई है, वह भी अपने को श्रृंगारिकता का आवरण से बचा न सकी। और इस युग में कवि केशवदास जी, बिहारी, घनानंद, बोधा, ठाकुर, मतीराम, देव, सेनापति आदि थे। दानशीलता, मानलीला और श्री चरण लीला, झूला, होली और जल भरण लीला के प्रसंगों में ओतप्रोत इस काल की रचनाएं लिखी गईं। इसके अतिरिक्त नीति और ज्ञान से युक्त जो कविताएं लिखी गईं उसके रचनाकारों में घाघ, गिरधर और रहीम का भी नामोल्लेख किया गया है। वीर रस की कविताएं में महाकवि भूषण और लाल ने अपने वर्चस्व बनाए रखे। तो ये थे रीत काल के कवि। उसके बाद में फिर आपके आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर कि छायावाद के प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। जो छायावाद के जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में लिखना है। अब जो छायावाद के प्रमुख प्रवृत्ति है निम्नलिखित है, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर दिया गया है आपको कि व्यक्तित्व अभिव्यक्ति पर जोर, ये इनकी प्रवृत्तियां हैं कि व्यक्तित्व अभिव्यक्ति पर जोर। सेकंड नंबर आता है कि स्वर में वेदना अथवा दुख की प्रधानता। थर्ड नंबर प्रकार्थ पर वर्णन का नया आयाम। और 4th नंबर छंद के बंधन को अस्वीकार करना। 6 नंबर राष्ट्रीय भावना। 7 नंबर अपार्थिव प्रेम की व्यंजना। 8th नंबर रहस्यवाद की झलक। और 9th नंबर में आता है अभिव्यक्ति की नूतन भंगिमाएँ। तो ये इस तरीके से आपको छायावाद के प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी। उसके बाद फिर आपका आता है कि प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसमें प्रगतिवाद के प्रमुख जो प्रवृत्तियाँ हैं वो निम्नलिखित हैं, जिन्हीं की प्रवृत्तियाँ का मतलब विशेषताएं, इसकी विशेषताएं के बारे में लिखना होगा। फर्स्ट नंबर में आता है कि पूंजीवाद या साम्राज्यवाद का विरोध। सेकंड नंबर यथार्थवादी या दृष्टिकोण। थर्ड नंबर बौद्धिकता की प्रधानता। चौथा नंबर राष्ट्रीयतावादी दृष्टिकोण। 5 नंबर धर्म और ईश्वर का विरोध। 6 नंबर आपका आता है कि प्रेम के संबंध में स्वस्थ दृष्टि। फिर आएगा 8th नंबर परंपरा और पुरातनता का ध्वंस की कामना। फिर आता है 9th नंबर कि स्वदेश से लेखन। और 10th नंबर आता है शिल्पगत नवीनता। तो ये आता है प्रगति की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या उनकी विशेषताएं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखकों के नामोल्लेख कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अब इसमें लिखेंगे यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखकों के नाम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर में आते हैं आपको कि रामवृक्ष बेनीपुरी, सेकंड नंबर भगवत शरण उपाध्याय, थर्ड नंबर धर्मवीर भारती, 5 नंबर सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञे जी, 6 नंबर आपको यशपाल जैन जी, और फिर आते हैं 8th नंबर अमृत राय, और 9th नंबर आते हैं मोहन राकेश। ये आपको यात्रा साहित्य के लेखक हैं। यात्रा साहित्य के लेखक कौन कौन से हैं? ये आपके मुख्य रूप से रामवृक्ष बेनीपुरी, भगवत शरण उपाध्याय, उसका नाम धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञे, यशपाल जैन, अमृत राय और फिर मोहन राकेश। तो इस तरीके से आपको ये यात्रा साहित्य के लेखक मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको हमने सेक्शन ए के सारे प्रश्न एक करके बता दिया दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लग रही है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होता है कि अगर हम आपके साथ इतना कुछ करते हैं तो आपको ज़रूर एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है, ज़रूर कीजिए दोस्तों। खंड बा में आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है, जो इस तरीके से लिखना है। दूसरा प्रश्न दिया गया है इसमें आपको कि हिंदी भाषा का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी भाषा का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखेंगे कि हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार को संबंधित भाषा है। इसे भारत की राष्ट्रभाषा होने का भी गौरव प्राप्त है। इसका मूल रूप वैदिक संस्कृत में प्राप्त होता है, बाद में इसे हम निम्नलिखित चरणों में विकास हुआ। फर्स्ट नंबर में आता है वैदिक संस्कृति, जो आपको 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सेकंड नंबर आता है लौकिक संस्कृति, जो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। और फिर तीसरा नंबर आता है पाली और प्रकृति, जो आपको 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक माना गया है। फिर आता है फोर्थ नंबर, जो अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक माना गया है। यानी हिंदी का जो विकास है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है और इस भाषा को अवहट्ट या अवहत्त, देश भाषा तथा देशभाषी आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा या गिरा हुआ। इस बिगड़ी हुई भाषा से हिंदी का विकास हुआ है और वस्तुतः अपभ्रंश के भाषा में वेदों से ही हिंदी का विभिन्न उपभाषाओं का विकास भी हुआ है। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा एवं राजस्थानी हिंदी का, फिर अर्धमगधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का, खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है और पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली हिंदी का वर्तमान में प्रचलित हुआ है। यहीं पे बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंत में देश के ऐसी स्थितियों में उपजी की खड़ी बोली का तीव्र विकास से अनिवार्य हुआ, जो ज्ञान विज्ञान का प्रसार होना आरंभ हुआ। मुद्रण यंत्रों के आविष्कार, अंग्रेजी गद्य साहित्य के भारत में प्रसार, राजनीतिक गतिविधियों की सक्रियता, भारत में पत्र पत्रिकाओं के संचालन आदि ने इसे और अधिक गतिमान कर दिया है। इस तरह देश में जनभाषा के रूप में फैलने लगी और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी। इसके पास भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, मैथिली शरणगुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और अज्ञे जी तथा मुक्तिबोध जैसे यशस्वी साहित्यकार की अमित कृतियाँ इनमें उनका भविष्य उज्ज्वल है। तो ये था दोस्तों हिंदी भाषा का स्वरूप और स्पष्ट। उसका फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक भाषा का सामान्य प्रवृत्तियाँ बताइए। रचनात्मक भाषा की सामान्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलता है पेपरों में और हर बार ये प्रश्न पूछा भी आता है। फिर आता है कि रचनात्मक भाषा के, इसमें लिखेंगे रचनात्मक भाषा में कि रचनात्मक भाषा के लिए सृजनात्मक एवं सृजनात्मक भाषा शब्द भी प्रयोग होता है। यानी कि सृजनात्मक जो होता है वो इस तरीके से एक होता है और एक होता है सृजनात्मक होते हैं। इसके लिए आपको क्रिएटिव लैंग्वेज शब्द प्रचलित होना है, जो चिंतक लेखक कभी अपने भाव विचार या चिंतन को रूपायित करने हेतु भाषा के जिस रूप को माध्यम बनाता है उसे ही रचनात्मक भाषा कहते हैं।
यानी कि बात करें तो इनमें भाषा का नव्यतम प्रवृत्तियाँ को स्थान मिलता है, साथ ही भाषा एवं नव्यतम प्रवृत्तियों का जन्म भी देती हैं। यह सरल, सहज, मधुर, रोचक, लालित्य, योजना से युक्त तथा प्रमार्जित होता है। डॉक्टर रामदास राय जी के अनुसार कहा गया है कि पृथक पृथक शब्द सृष्टि, भाव सृष्टि एवं समग्रता आकार सृष्टि सृजनात्मक, जिसे रचनात्मक यानी कि भाषा के गुण अर्थवान, साहित्य सृजनात्मक रचनात्मक भाषा के कर्तव्य क्षेत्र हैं। व्याकरणिक नियम से सृजनात्मक यानी कि रचनात्मक भाषा की शक्ति परिधि है। रचनात्मक भाषा जो समाजोपयोगी होता है और सर्जक की प्रतिष्ठा दिलाने में समर्थ होती है। इसका प्रतिफलन साहित्यिक भाषा के रूप में होता है। और इस भाषा को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी ने अपने ग्रंथ में प्रयोजन परक हिंदी में कहते हैं कि अपने रचनात्मक लेखन के बल हिंदी विश्व भाषाओं में निकट भविष्य में अपना एक स्थान बना लेगी। तो ये था आपका रचनात्मक भाषा। फिर 4th नंबर आता है कि राष्ट्रभाषा की विशेषताएं बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रभाषा की विशेषताएं कौन सी है, बहुत ही लाभदायक है। और ये आपको बार बार प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपको बार बार पेपर में पूछे गए हैं। अब इसमें लिखेंगे किसी देश के अधिकांश जनता द्वारा स्वीकृत एवं प्रयुक्त होने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अर्थात राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय स्वर शक्ति संपन्न एवं राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक होती है। वह राष्ट्रीय के अच्छे नीति में होती है। राष्ट्रभाषा को परिभाषित करते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है कि जब कोई बोली आदर्श भाषा बनाने के बाद उन्नत होकर और भी महत्वपूर्ण बन जाता है तथा पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा क्षेत्र में, अन्य भाषा परिवार क्षेत्र में उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों आदि में होने लगता है, तो वह राष्ट्रभाषा का पद ध्यान देता है। फिर आता है राष्ट्रभाषा होने के नाते हिंदी का दायित्व है कि वह पूरे राष्ट्र की वाणी बने और राष्ट्र की विभिन्न भाषाओं का आदान प्रदान करे, उनसे अच्छे शब्द की नई शैलियाँ लें और राष्ट्रभाषा में राष्ट्र के सभी प्रांतों और निवासियों की धड़कन व्यक्त होनी चाहिए। चाहे वो विभिन्न प्रकार के विद्वानों की अच्छी राष्ट्रभाषा की निम्नलिखित विशेषताएं गिनाई गई हैं। कौन कौन सी हैं? 1st नंबर में वह राष्ट्र में बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली और समझी जाती हो। 2nd नंबर वह राष्ट्र की सांस्कृतिक और भाषिक विशेषताओं का प्रकट हो। 3rd नंबर उसकी संरचना सरल तथा वैज्ञानिक होनी चाहिए। 4th नंबर उसमें हर तरह का कामकाज और भावनाओं को प्रकट करने की शक्ति हो। 5 नंबर उसमें नए शब्दों और प्रयोगों को अपने में पचाने की क्षमता हो। 6 नंबर अपनी लिपि की वैज्ञानिक हो। तो इस तरीके से आपको राष्ट्रभाषा की विशेषताएं बताई गई हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है कि विभाषा से आप क्या समझते हैं, यानी कि विभाषा किसे कहते हैं। इसमें लिखेंगे आप विभाषा में लिखेंगे दोस्तों आप लोग कि हिंदी ने अपने उद्भव काल से लेकर अब तक विभिन्न साहित्य रूपों का वर्णन किया है। ये रूप ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार जन भाषाओं की गोद में संस्कृति, पाल, प्रकृत, अपभ्रंश आदि के रूपों में प्रादुर्भाव हुआ है। भाषा के ये साहित्य रूप में विभाषा कहलाता है। विभाषा प्रमुख भाषा के समस्तरीय यानी कि समस्तरीय होते हुए भी उसमें भिन्न होती है। धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है कि एक प्रांत अथवा उपप्रांत की बोल चाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा विभाषा कहलाता है। और कहने का तात्पर्य है कि विभाषा किसी मूल भाषा का विशेष रूप है जो किसी निश्चित या भौगोलिक क्षेत्र में अपनी मूल भाषा से काफ़ी अंतर के साथ बोली जाती है। किंतु यहाँ पर विभाषा का प्रयोग समानांतर भाषिक शैलियों के लिए किया जाता है, क्योंकि विभाषा भाषा की एक शैली के रूप में भी बोलचाल तथा साहित्यिक भाषा का कार्य करती है। तो ये होता है विभाषा। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि छायावाद पर टिप्पणी कीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि छायावाद पर टिप्पणी कीजिए। छायावाद के बारे में लिखेंगे, छायावाद पर एक छोटी सी टिप्पणी लिखना है। इसमें लिखेंगे कि द्विवेदी युग के मूल स्रोत नैतिकता और इतिवृत्त प्रधान काव्य की प्रतिक्रिया में हृदय की सूक्ष्मतम
अनुभूतियों और कोमल कल्पनाओं में समन्वित जिस नवीन काव्य का उदय हुआ उसे हम छायावाद की संज्ञा प्रदान करते हैं। आरंभ में यह नाम तत्कालीन नवीन काव्यधारा की हंसी उड़ाने के लिए दिया गया था, किंतु जब यह स्वीकृत हो गया तब आलोचकों द्वारा इनकी तरह तरह से व्याख्या की जाने लगी और हिंदी के महान आलोचकों में रामचंद्र शुक्ल जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने छायावाद की विषय वस्तु के रूप में रहस्यवाद की चर्चा चलाई। और हिंदी में छायावाद शब्द का जो व्यापक अर्थ रहस्यवादी रचनाओं के अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं के संबंध में ग्रहण हुआ वह भी प्रतीक शैली के अर्थ में। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ कि प्रस्तुत स्थान, उसकी व्यंजना और करने वाली अनेक छाया प्रस्तुत का कथन है, यानी कि अप्रस्तुत का कथन है कि इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन भी किया जा सकता है। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी ने शुक्ल जी के मत का खंडन करते हुए लिखा है कि मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है वैसे ही व्यक्ति के तरलता का अंग लवड़ कही जाती है और लवड़ की संस्कृत साहित्य में छाया का विच्छंत के द्वारा निरूपित किया जाता है। उसके बाद छायावाद का जो उद्भव प्रसाद जी के चित्राधार और कानन कुसुम में संकलित हुआ कुछ कविताएं से हुआ है, जो कानन कुसुम का प्रथम प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ, इसीलिए उसी समय छायावाद का आरंभ माना गया। प्रसाद के आंसू और लहर में, पंत के पल्लव में, निराला की गीतिका में और महादेवी वर्मा की दीपशिखा में छायावाद की प्रौढ़ता और परिलक्षित होती है। उत्तर छायावाद के काल में प्रसिद्ध कवियों में अंचल, नरेंद्र वर्मा, नवीन और बच्चन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो ये आप कहते हैं छायावाद में। फिर आपका आता है कि देवनागरी लिपि में 5 विशेषताएं बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसमें लिखेंगे जो देवनागरी लिपि है इसकी जो 5 विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें लिखेंगे आप लोग कि देवनागरी लिपि की 5 विशेषताएं निम्नलिखित रूप से हैं। फर्स्ट नंबर में आता है कि देवनागरी यानी कि ध्वन्यात्मक लिपि है। जो देवनागरी है वो क्या है? ध्वन्यात्मक लिपि है। इसमें वर्णात्मक लिपियों की विशेषताएं भी पाई जाती हैं। सेकेंड नंबर, ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक है। इसमें क्या है? जो ध्वनि के क्रम है वो क्या है? वैज्ञानिक है। थर्ड नंबर में आता है कि अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है। फोर्थ नंबर, केवल उच्चारित ध्वनियों के लिए लिप चिन्ह है। 5 नंबर, एक ध्वनि के लिए एक लिप चिन्ह है, परंतु अंग्रेजी में एक ध्वनि के लिए अनेक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो ये आता है ये देवनागरी लिपि के 5 विशेषताएं। कौन कौन सी थी? फर्स्ट नंबर में कहा गया है कि जो देवनागरी है वो ध्वन्यात्मक है। सेकेंड नंबर में ध्वनि का जो क्रम है वो वैज्ञानिक रूप बताया गया है। थर्ड नंबर में अल्पप्राण और महाप्राण की जो ध्वनि है वो अलग अलग लिपि के चिन्ह बताए गए हैं। 4 नंबर में बताया गया है कि केवल जो उच्चारित ध्वनि है उसके लिए लिपि चिन्ह का निर्धारित किया है। और 5 नंबर में बताया गया है कि ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह हिंदी में, और जबकि अंग्रेजी में ध्वनि के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग किए गए हैं चिन्हों में। तो इस तरीके से जो देवनागरी लिपि है उसकी 5 विशेषताएं बताई गई हैं। फिर आता है खंडसा। खंडसा में केवल 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 502 में देना है। 8वां प्रश्न दिया गया है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 9th नंबर प्रश्न है कि हिंदी शब्द समूह पर प्रकाश डालिए। 10th नंबर है कि सगुण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। और यहीं पे फिर 11वां प्रश्न दिया गया है कि नई कविता का सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से मैं आपको अलग अलग 2 प्रश्न करके अलग अलग वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में और लिखने में भी आसानी हो जाएगी और आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा और आपको जो बोरिंग फीलिंग होती है पढ़ाई करने में वो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैं आपको एक टाइम बना देंगे और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकेंगे। दोस्तों आज की क्लास में बस यहीं तक, और अगली वीडियो तक ज़रूर इंतज़ार करिएगा और अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोगों का ऐसे ही योगदान बना रहेगा तो मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे प्रश्न पत्रों के साथ उपस्थित होंगे और नए नए मॉडल पेपरों के साथ। और अभी तो ईयरली वाइज का पेपर है और आने वाले विगत टाइमों में
आपके फर्स्ट सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो कि उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और लाभदायक क्लासेस होंगी। और फटाफट वीडियो को अगर लाइक नहीं है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगली वीडियो तक ज़रूर इंतजार करिए। धन्यवाद दोस्तों।